not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश राज। देखो, ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश राज वो दौर है जब हमारी इकोनॉमी पे, हमारे नेशन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। ठीक है, तो उस दौर को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश राज या ब्रिटिश सिस्टम कह सकते हैं आप। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश राज में हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी। हम सिंपल वर्ड में बात करें तो वी नो वेरी वेल कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी बैकवर्ड थी। ठीक है, अगर मैं कुछ फीचर्स की यहाँ पे बात करूँ तो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहली बात तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, यानी एक तरह से अगर हम हिंदी में वर्ड यूज़ करें तो दिशाहीन, गतिहीन, कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था। बैकवर्ड इकोनॉमी, हमारा मतलब प्रोडक्शन काफ़ी कम था, काफ़ी लो प्रोडक्शन था। आप कह सकते हो कि पर कैपिटल इनकम कम थी और ग्रोथ रेट भी, जीडीपी भी काफ़ी कम था। तो ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी बैकवर्ड थी। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट मोर देन 80% लोग विलेजेस में रहते थे, गाँव में रहते थे। ठीक है, और मैक्सिमम लोग क्या करते थे वहाँ पे, एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ करते थे। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, लेकिन उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट थे, इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट थे। लिमिटेड अर्बेनाइजेशन, आप ये मान के चलें 86% लोग रूरल एरियाज़ में रहते थे, मात्र 14% लोग अर्बन एरियाज़ में रहते थे, तो अर्बेनाइजेशन काफ़ी लिमिटेड था। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी स्टार्टिंग से ही क्या रही है, सेमी फ्यूडल, यानी हम लोग मिक्स इकोनॉमी पे हमने काम किया है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिलकर साथ में काम करते थे। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, आपको पता है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस तो थी ही इकोनॉमी में। अब हम इसके अगर फीचर्स की बात करें, क्या फीचर्स थे, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे आप देखोगे लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हमारा जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम था पर हेक्टेयर, और प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी कम थी। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं आप, वीट का प्रोडक्शन 1947 में 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर था, जो 2020 में 3421 नोट डाउन किया गया। राइस का प्रोडक्शन 665 किलोग्राम पर हेक्टेयर था और 2020 में वो 2705 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करूँ लाख टन में, तो 1947 में वीट का प्रोडक्शन 64 लाख टन था और 2020 में वो 1076 लाख टन हो गया। 47 में हमारा जो राइस का प्रोडक्शन था वो 220 लाख टन था, जो बाद में 2020 में 1184 लाख टन हो गया। तो नो डाउट प्रोडक्शन तो बढ़ा ही है, लेकिन इन कंपेयर ऑफ पॉपुलेशन, या अगर हम अदर नेशन से कंपेयर करें तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी काफ़ी कम थी। नंबर 2 है एक्सप्लोटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, लैंड को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी कुछ एक लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा लैंड थे और बहुत सारे जो मैक्सिमम जो लोग थे वो लैंडलेस थे, और एज अ लेबर लोगों के अनदर पर्सन, यानी जो जमींदार वगैरह थे, उनके यहाँ पे काम किया करते थे। तो आप कह सकते हो कि एक्सप्लोटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम था। खेत जो थे वो स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे, कुछ लोगों के पास ज़्यादा खेत थे और मैक्सिमम लोग यहाँ पे लैंडलेस थे। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, हमारे एग्रीकल्चर का फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन कर दिया गया था। हम लोग सब्सटेंस फार्मिंग में बिलीव करते थे, यानी उतनी ही खेती करना चाहते थे जिससे हमारा लाइफ सर्वाइव हो सके, लेकिन उन्होंने हमें फोर्सफुली ऐसी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनकरेज किया जिसे कैश क्रॉप्स कहते हैं, जिन्हें वो एज अ रॉ मटेरियल अपने यहाँ पे इंडस्ट्री में यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, जो खेत थे वो छोटे छोटे थे और बिखरे हुए थे, ये अगला फीचर है। सब्सटेंस आउटलुक, फार्मर्स का जो आउटलुक था वो सब्सटेंस था, यानी सिर्फ जीवन यापन करने के लिए, यानी सर्वाइवल के लिए वो खेती करना चाहते थे। गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो बड़े फार्मर थे, जो जमींदार थे, और जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, जो लैंडलेस फार्मर थे, इनके बीच में हमेशा टकराव की स्थिति रहती थी। ठीक है, तो ये फीचर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन
is the term that describe the situation of industrialization during the British rule. ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज किया, ठीक है। और इनका मेन मोटिव, पहला मोटिव इनका ये था कि वो इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे, जो भी प्राइमरी आर्टिकल्स होते थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोर्ट इंडिया पोटेंशियल मार्केट फॉर अ सब्सटेंशियल प्रोडक्ट ऑफ अ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी वो इंडिया को एज अ मार्केट बनाना चाहते थे ताकि यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेकर जाएंगे और यहाँ से फिनिश गुड्स जो भी तैयार सामान है उन्हें यहाँ ला करके सेल करेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो। अगला है दिस सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसके लिए उन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में डिक्लाइन किया, सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने इसको डिक्लाइन किया, क्योंकि आप जानते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वेल नोन था, काफ़ी फेमस था, जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी इसकी डिमांड थी हैंडमेड जो चीज़ों की। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियाज़ मार्केट, यानी वो जो भी अपनी इंडस्ट्री में जो चीज़ें बना के रखते थे वो इंडिया के मार्केट में उसे डिस्पैच करना चाहते थे, बेचना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिके होने के क्या कारण थे, उनके फीचर्स क्या थे। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, बेसिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। रीज़न, उन्होंने हैवी टैक्सेस, टैरिफ वगैरह लगाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ होता था वो काफ़ी कॉस्टली हो गया, और जो चीज़ें बनकर तैयार होती थी वो भी काफ़ी महंगी हो गई, और फॉरेन मार्केट में उनकी डिमांड महंगी होने की वजह से कम होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। लोगों का डिमांड चेंज हो रहा था, लोगों का आउटलुक चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिके होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और हमारे यहाँ पे पहले प्रिंसेस होते थे, मतलब आप कह सकते हैं कि राजा महाराजाओं का दौर होता था, पैलेसेस होते थे। अब धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि उनकी सजावट, महलों की, उनकी सभाओं की जो सजावट होती थी उसमें भी हैंडीक्राफ्ट का काम होता था। धीरे धीरे जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो इस वजह से भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिके होनी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन विद मशीन मेड प्रोडक्ट्स। ध्यान रखिएगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो होती थी वो टोटली हैंडमेड होती थी, और मशीनों से जब सामान ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगा तो इस वजह से भी कंपटीशन मिला काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की डिमांड कम होनी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रेलवे को लेकर के आई, और रेलवे को लाने का मेन मोटिव ऐसा नहीं था कि वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती थी या उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन करना चाहती थी, बल्कि वो अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए इसको लेकर के आए, और ये भी एक रीज़न बना जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स कह सकते हो आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और उसके डाउनफॉल होने के क्या क्या कॉजेज़ थे मैंने आपको बताए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फॉरेन ट्रेड की। देखो, फॉरेन ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड था वो हम लोग काफ़ी वेल स्टैब्लिश थे फॉरेन ट्रेड के मामले में। हमारे यहाँ से रॉ सिल्क हो गया, आपका आयरन गुड्स है, वुडन गुड्स है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, आपका स्पाइसेस है, एलिफेंट टीथ है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी फ़ॉरेन में हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे, इनका ट्रेड हुआ करता था फ़ॉरेन में। लेकिन बाद में हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहे थे वो, उन्होंने फाइनली हमारे जो फॉरेन ट्रेड को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने हमें नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया। यानी वो चाहते थे कि उनकी इंडस्ट्री में जो भी एज अ रॉ मटेरियल चीज़ें यूटिलाइज होती हैं, चाहे वो इंडिगो है या कॉटन सिल्क है, रॉ सिल्क जिसे कह सकते हैं आप, रॉ सिल्क कह सकते हैं आप, ठीक है, इन सबको एज अ रॉ मटेरियल वो ले जाते थे, बदले में तैयार करके फिनिश गुड्स हमें यहाँ पे बेचा करते थे। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोनोपोली था, कंट्रोल था, लेकिन सारा का सारा बेनिफिट वो खुद ही लिया करते थे। सरप्लस ट्रेड बट ओनली द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में हमारा जो ट्रेड था वो मतलब डिफिसिट में था, सरप्लस में ट्रेड था, लेकिन सारा का सारा बेनिफिट ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका उठाती थी। यानी जो भी सरप्लस होता था वो अपने सोल्जर्स को और एक्सपेंशन करने में और अपनी लग्जरीज़ के लिए अपने आप को वेल इक्विप्ड यानी वेपन्स वगैरह के लिए इसका यूज़ किया करते थे, ठीक है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करूँ तो ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा डेमोग्राफिक सिचुएशन कैसा था, अगर हम देखें तो काफ़ी पुअर था। जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थे। अगर बर्थ रेट 48 पर 1000 था तो डेथ रेट हमारा 40 हुआ करता था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, नियर अबाउट 216 पर 1000 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। यानी ऐसे बच्चे जो जन्म लेते हैं और 6 से 12 महीने में ही इनकी डेथ हो जाया करती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर मैं बात करूँ तो पहले ऑन एन एवरेज लोग 36 ईयर ओल्ड
तक ही जीवित रह पाते थे, उसके बाद उनकी डेथ हो जाया करती थी, जो अब लगभग 69 पॉइंट समथिंग है, यानी 70 ईयर्स। लिटरेसी रेट की बात करें तो चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों में काफ़ी पुअर था। मेल 16% एजुकेटेड हुआ करते थे उस टाइम पे, जबकि फ़ीमेल्स में 7% था, ठीक है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने ओन बेनिफिट के लिए, ठीक है। अगर हम देखें तो एलिमेंट्स क्या होते हैं ब्रिटिश रूल के दरमियान, जो जो चीज़ें जिन पे उन्होंने काम किया, सबसे पहले वो रेलवे लेकर के आए। रेलवे क्यों लेकर के आए? ताकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाएं और तैयार सामान यानी फिनिश गुड यहाँ पे लाके एज अ मार्केट यहाँ पे डिस्पैच कर सकें। पोर्ट्स इन्होंने डेवलप किया ताकि शिप वगैरह के थ्रू यहाँ से चीज़ें लोडेड होकर के अपने वहाँ पे ले जा सकें एज अ रॉ मटेरियल, और तैयार सामान ला करके इंडिया में पोर्ट्स के थ्रू, शिप्स वगैरह के थ्रू यहाँ पे ला करके फिर यहाँ पे डिस्पैच कर सकें, डिलीवर कर सकें। पोस्ट एंड टेलीग्राफ उन्होंने इसलिए डेवलप किया क्योंकि वो अपने जो भी उनके पर्सन हुआ करते थे, सोल्जर्स होते थे, ताकि वो उनसे कम्युनिकेट कर सकें, ताकि उनको इंडिया के उस पर प्रॉपर कंट्रोल बनाए रखने में उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। रोड्स इन्होंने इसलिए डेवलप की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी जितना फार हो सके अपने प्रोडक्ट्स को वो डिस्पैच कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक ये चीज़ें अवेलेबल कराई जा सकें। ये इनका मेन मोटिव हुआ करता था, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर टॉपिक, देयर वाज एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन क्या देखो नेगेटिव तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या कुछ पॉजिटिव भी है जो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिला? तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव चीज़ें भी मिली हैं जो हमने उनसे सीखी। तो क्या क्या पॉजिटिव हमारे साथ हुआ, क्या क्या हमें उनका बेनिफिट मिला, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले है कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। ध्यान रखिएगा, पहले जो फार्मर थे वो सब्सटेंस फार्मिंग में बिलीव करते थे, लेकिन ये जो कमर्शियल आउटलुक है वो हमें उन्हीं से मिला। आज का फार्मर सिर्फ सर्वाइव करने के लिए खेती नहीं करना चाहता, पता है आपको, वो चाहता है कि मैं ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करूं ताकि मैं उसे बेच करके पैसा अर्न कर सकूं, ठीक है। तो ये आउटलुक चेंज हुआ। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने चीज़ें डेवलप की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, रेलवे को लेकर के आए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप किया, पोर्ट्स डेवलप किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप की जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई। कंट्रोल ऑफ फैमिलीज़, क्योंकि उन्होंने रोड्स डेवलप किए। तो ध्यान रखिएगा कि पहले क्या होता था कि जैसे कुछ ऐसे एरियाज़ होते थे जहाँ पे कोई फ्लड आ जाए या फिर कोई अर्थक्वेक है या कोई भी इस तरह की कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर होता था, तो तुरंत बैकअप या तुरंत उनको हेल्प मिल पाना बहुत मुश्किल होता था। सूखा पड़ जाने पे या फिर किसी भी तरह की जैसे चीज़ें मतलब मिसहैपनिंग हो जाया करती थी, लाइक मतलब अननेचुरल चीज़ें जो हो जाती थी, तो वो उस समय उनको बैकअप दे पाना, हेल्प कर पाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन क्योंकि उन्होंने रोड्स डेवलप की थी तो फैमिलीज़ जो होती थी उन पे हमारा कहीं ना कहीं कंट्रोल हो पाया। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ध्यान रखिएगा, आज हम लोग मनी में ट्रेड करते हैं, मनी में लेन देन करते हैं, तो ये किससे सीखा हमने? उन्हीं से। अदरवाइज़ हम लोग तो बार्टर सिस्टम में काम कर रहे थे। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, ये हमने उन्हीं से सीखा। आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी वो लेकर के आए थे, वेस्ट बंगाल में उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और उसी की वजह से लगभग उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 200 ईयर्स इंडिया में अपनी हुकूमत, अपना शासन जमाए रखा। तो उनसे तगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन किसका हो सकता है? और हमने सीखा किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी जो हमने ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश सरकार से हमने सीखा। तो यहाँ पे जाके ये वीडियो पसंद मतलब ख़त्म होती है, यहाँ पे आके आपका चैप्टर ओवर हो जाता है, और हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है। आप इसे ज़रूर ग्रैब कीजिएगा, ठीक है, और इसे ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है, और आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हम लोग रेगुलरली लेकर आ रहे हैं उसका आप बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।